नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। देश और दुनिया की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस ईडी चार्जशीट पर फैसला टला, अब 16 दिसंबर को सुनवाई। बाबर पर नहीं रखने देंगे एक भी ईंट, टीएमसी विधायक को बीजेपी संतों का करारा जवाब। कर्नाटक में सियासी संग्राम, सिद्धारमैया डीके शिव कुमार का शक्ति प्रदर्शन। दहेज ने विवाह को सौदा बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। और भारत बना संकट मोचक, अफगानिस्तान श्रीलंका बोले एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे इंडिया। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस देश की राजनीति में तूफान लाने वाला एक और बड़ा मोड़। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज देने वाली थी अपना अहम फैसला, लेकिन अब फैसला टल गया है। जी हां, ईडी की चार्जशीट जिस पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं, उसका आदेश अब 16 दिसंबर को आएगा। सवाल बड़ा है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अदालत में टिक पाएगी, या नेशनल हेराल्ड केस में नए आरोपों की कानूनी गूंज और तेज होगी, या फिर कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिरोध बताने में एक बार फिर सफल होगी। ईडी का दावा साफ है, लगभग 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यंग इंडियन कंपनी के जरिए कब्जाने की साजिश की गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और डोटेक्स सभी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का कहना है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के 76% शेयर थे और इसी ताकत का इस्तेमाल कर 90 करोड़ के कर्ज के बहाने पूरे एजीएल की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली गई है। लेकिन यह सिर्फ आरोप है और इन्हीं आरोपों पर आज फैसला होना था, जो अब अगले 15 दिन के लिए टल गया है। कोर्ट ने कहा है कि फाइलों की दोबारा जांच होनी है, यानी केस की धार अभी और पैनी होगी या कुंद, ये 16 दिसंबर को तय होगा। नेशनल हेराल्ड केस एक अखबार की कहानी, राजनीति, पैसों और आरोपों की लंबी दास्तां, और अब सबकी निगाहें एक ही तारीख पर टिकी है, 16 दिसंबर। आखिर कोर्ट कहेगा क्या? भारत के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। जी हां, यही है वो बिग स्टेटमेंट जिसने बंगाल से लेकर अयोध्या तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या भाजपा नेताओं और संत समाज ने सीधे सीधे ललकार दी है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है, बाबर विदेशी आक्रांता थे, राम मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया, उसके नाम पर भारत में एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। उनके मुताबिक टीएमसी, कांग्रेस और सपा सभी पार्टियां हिंदू और राम विरोधी राजनीति का एजेंडा चला रही हैं। इधर भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने भी हुमायूं कबीर पर तीखा वार करते हुए कहा, ये नेता तुष्टीकरण के लिए बंगाल में सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं, चुनाव आते ही वोट बैंक बचाने की साजिशें शुरू हो गई हैं। जिलानी का दावा है, बंगाल में राजनीतिक बदलाव की लहर उठ चुकी है और टीएमसी बौखलाई हुई है। उधर अयोध्या के संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। करपात्री महाराज का बयान सुनिए, भारत में कहीं भी कभी भी बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी, ये बात पक्की है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मैदान में उतरे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि सनातन परंपराएं हो या देश के मान बिंदु, टीएमसी सबको मिटाना चाहती है, बहुसंख्यक समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यह है कि हुमायूं कबीर का ऐलान सिर्फ राजनीतिक स्टंट या फिर बंगाल की राजनीति में नया बारूद? जो भी हो, एक बात तो साफ है, बाबर का नाम राम मंदिर की छाया में आज भी भारतीय राजनीति का सबसे विस्फोटक मुद्दा बना हुआ है। कर्नाटक की सियासत में पिछले 48 घंटों में उठे तूफान को आज एक ही फ्रेम ने शांत कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक साथ आए और साफ कह दिया है कि कांग्रेस में मतभेद बिल्कुल नहीं है, हम एक हैं और 2028 की जंग में भी साथ लड़ेंगे। पिछले दिनों चल रही चर्चाओं, नेताओं के दिल्ली दौरे और कैबिनेट बदलाव की अटकलों के बीच कर्नाटक कांग्रेस ने आज बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल दिया है। सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास 140 विधायक हैं, बीजेपी जेडीएस के दावे खोखले हैं। उन्होंने साफ किया है कि दिल्ली गए विधायक मंत्री बनने की उम्मीद में थे, लेकिन ये लीडरशिप का विरोध नहीं है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने भी खींचतान की हर खबर को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता से वादे किए हैं और हम एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात डीके शिव कुमार का ये बयान जिसने सियासी गर्मी बढ़ा दी है, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2028 में कर्नाटक में कांग्रेस दोबारा आएगी और 2029 में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी मजबूत वापसी करेगी। बीजेपी की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी दोनों नेताओं ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा, करने दीजिए, हमारे पास बहुमत भी है और स्थिर सरकार चलाने की क्षमता भी। कुल मिलाकर
कर्नाटक कांग्रेस ने आज एक बार स्पष्ट कर दिया है कि आलाकमान ही अंतिम और सिद्धारमैया डीके कुमार शिव कुमार की जोड़ी अटूट। सियासत की जमीन गर्म है, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम एक हैं और 2028 हमारा लक्ष्य है। एक सामाजिक बीमारी है दहेज। दहेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी की है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि विवाह एक पवित्र संस्था है, लेकिन दहेज ने इसे व्यवसायिक लेन देन में बदल दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद एक युवती की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। आरोप पति ने ही पत्नी को जहर देकर खत्म कर दिया। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अव्यवहारिक और प्रतिकूल बताते हुए जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, दहेज हत्या सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, ये पूरे समाज के लिए अपराध है। कोर्ट ने आगे कहा, दहेज को आज भी उपहार और स्वैच्छिक भेंट के नाम पर छिपाया जाता है, लेकिन असल में ये सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने और भौतिक लालच शांत करने का साधन बन चुका है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन बताया। अनुच्छेद 14 और 21 यानी समानता और सम्मानजनक जीवन के अधिकार पर सीधा प्रहार। पीठ ने दहेज हत्या को सामाजिक कुप्रथा की सबसे घृणित अभिव्यक्तियों में से एक कहा है। एक युवती जिसके सपने, उसकी जिंदगी उसके ही ससुराल में खत्म कर दी जाती है, न किसी गलती के कारण, न किसी अपराध के कारण, सिर्फ दूसरों के अतृप्त लालच के कारण। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है, ये समाज के उस हिस्से के लिए है जहां आज भी बेटियां दहेज की आग में जल रही हैं। सवाल यह है कि कब तक विवाह प्यार और विश्वास का बंधन नहीं बल्कि सौदे का टेबल बना रहेगा। भारत दिल से जीतेगा या दिल देकर जीतेगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि संकट की घड़ी में भारत ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी गूंज काबुल से कोलंबो तक सुनाई दे रही है। अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक लोग कह रहे हैं, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे इंडिया। अफगानिस्तान के लिए भारत ने 73 टन भारी मेडिकल और राहत सामग्री भेजी है। जीवन रक्षक दवाएं, एंटीवायरल, सर्जिकल किट काबुल और कंधार के अस्पतालों के लिए ये सामग्री ऐसे वक्त में भेजी गई है जब वहां स्वास्थ्य व्यवस्था टूटने के कगार पर थी। भारत ने पिछले 4 वर्षों में अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, 400 टन से ज्यादा मेडिसिन और कई बार वैक्सीन की खेपें भेजी हैं और आज भी ये साफ कर दिया है कि मदद जनता के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। उधर श्रीलंका में बारिश और बाढ़ ने कहर मचा दिया है। 80 से ज्यादा मौतें, 1.5 लाख लोग प्रभावित, घर बह गए हैं, सड़कें टूट रही हैं और इसी संकट में भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस राहत लेकर कोलंबो उतरा है। भारत ने 15 टन से अधिक राहत सामग्री, टेंट, तारपोलिन, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और पानी शुद्धि गोलियां श्रीलंका के नेशनल डिजास्टर सेंटर को सौंप दी है। विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि पड़ोसी दुख में हो तो भारत कभी पीछे नहीं हटता। भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, भारत हमेशा सबसे पहले मदद भेजता आया है। 2022 के आर्थिक संकट में श्रीलंका को भारत ने $4 बिलियन की सहायता दी थी और आज फिर वही भरोसा, वही मानवीय परंपरा दिखाई दी है। जब दुनिया अपने अपने दरवाजे बंद कर रही है, भारत अपने पड़ोसियों के लिए दिल खोल के खड़ा है। अफगानिस्तान ने कह दिया है कि एक ही दिल है इंडिया, कितनी बार जीतोगे। और श्रीलंका का जवाब, भारत सिर्फ देश नहीं है, संकट में सबसे बड़ा सहारा है। भारत की यही संवेदना, यही सॉफ्ट पावर आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया का खूबसूरत देश, आज जल प्रलय की सबसे भीषण मार झेल रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 145 तक पहुंच गया है और सबसे ज्यादा हाहाकार सोंगखला प्रांत में 110 लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है।
घर पानी में समा गए हैं, सड़कें नदी बन चुकी है और 36 लाख लोग किसी न किसी तरह इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। 12.5 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार पर लोग पूछ रहे हैं, क्या यह विनाश टल सकता था? क्या चेतावनी सिस्टम फेल हो गया है? क्या सरकार सोती रही या जनता मरती रहे? सरकार भी मान रही है कि गलतियां हुई है, चूक हुई है, इनकार हम नहीं कर रहे। ये बयान तब आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड के आपदा प्रबंधन मंत्री मुश्किल सवालों से घिर गए और मंच छोड़कर निकल गए। हालात बिगड़ते देख थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारविक्रारूल ने सोंगखला में इमरजेंसी लागू कर दी है। आपातकालीन कानून सक्रिय है। राहत और बचाव की रफ्तार बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार की उम्मीद, अगर पानी का स्तर आज रात तक नदी किनारों से नीचे गया तो बड़े पैमाने पर क्लीन अप ऑपरेशन शुरू होगा। फिलहाल दक्षिण थाईलैंड के 9 प्रांत अभी भी बाढ़ की चपेट में है। लाखों जिंदगियां दहशत में है और दुनिया दुआ कर रही है कि वहां की ये तबाही अब और किसकी जान लेने वाली है। दक्षिण भारत में एक और समुद्री तूफान की दस्तक। बंगाल की खाड़ी में पहले से साइक्लोन सेन्यार सक्रिय और अब एक नया तूफान दितवा तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय तटों की ओर श्रीलंका में तबाही मचाकर 59 लोगों की जान लेने वाला दितवा अब सीधे तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी की तरफ से चेतावनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, भारी से भारी बारिश और तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ चुका है। केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, तगड़ी बरसात और समुद्र का मिजाज बेहद खतरनाक। मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक तूफान इस समय श्रीलंका तट और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। चेन्नई से 880 किलोमीटर दक्षिण और लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। 29 की सुबह यह पूरी तरह बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा और 30 तारीख को तमिलनाडु, पुडुचेरी के तट से करीब होगा। कुड्डालोर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कलेक्टर सीबी आदित्य ने बताया, बहुत ज्यादा खतरे वाले 22 और 39 ज्यादा खतरे वाले इलाकों की पहचान और 233 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं। पानी भरने से निपटने के लिए टीमें तैनात, लोगों को कभी भी शिफ्ट किया जा सकता है। तूफान दितवा सिर्फ बारिश नहीं लाएगा, तटीय इलाकों में तूफानी लहरों का खतरा भी बढ़ा है। आईएमडी ने साफ कहा है कि मछुआरों 30 तारीख तक अपने समुद्र में ना जाएं। दक्षिण भारत सतर्क है, तैयार है और हम भी हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। श्रीलंका इस समय ऐसी प्राकृतिक तबाही से जूझ रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारिश, बाढ़, भूस्खलन और ऊपर से चक्रवाती तूफान दितवा। द्वीप देश का पूरा दक्षिणी मध्य इलाका जलमग्न और इसी तबाही के बीच भारत ने एक बार फिर दोस्ती का कंधा बढ़ाया है। देर रात करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना का C-130 विमान कोलंबो के भंडार नाइके एयरपोर्ट पर उतरा। खाने पीने का सामान, दवाइयां, स्वच्छता सामग्री और तुरंत जरूरत वाली राहत मदद सब कुछ लेकर एयरपोर्ट पर भारतीय हाई कमीशन और श्रीलंकाई वायुसेना के अधिकारी मौजूद थे। मदद का इंतजार करते लोगों के लिए ये बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। भारत ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन सागर बंधु। मुश्किल घड़ी में पड़ोसी का हाथ थामने वाला अभियान। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से भी राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी गई है ताकि देश भर के प्रभावित इलाकों में तुरंत पहुंच सके। श्रीलंका में हालात कितने भयावह है ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। 59 मौतों की पुष्टि, 34 लोग लापता है, 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 61,000 परिवार बेघर, 70 लाख लोग बिजली से वंचित। कई जिले कैंडी, बेडुल्ला और वेस्टर्न प्रोविंस में हालात बेकाबू हैं। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा है। कैलानी और अट्टा नागलू ये दोनों नदी उफान पर हैं और प्रशासन को अप्रत्याशित आपदा की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान दितवा रात तक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तब तक जारी बारिश राहत कार्यों में रुकावट डाल रही है। तबाही बड़ी है लेकिन उम्मीद इससे भी बड़ी और वही उम्मीद लेकर भारत अपने पड़ोसी के साथ खड़ा है, संकट की इस घड़ी में सागर बंधु बनकर। दिल्ली की राजनीति में बड़ा धमाका, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है और ये झटका दिया है उन्हीं की पार्टी के दिल्ली उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे राजेश गुप्ता ने। जी हां, राजेश गुप्ता आंसुओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में राजेश गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ली है और इसके बाद जो आरोप उन्होंने लगाए उसने दिल्ली की सियासत में आग लगा दी है। राजेश गुप्ता बोले, अरविंद केजरीवाल मेरा फोन तक नहीं उठाते, सौरभ भारद्वाज बात तक नहीं करते, मेरी 10 साल की मेहनत को भुला दिया गया है। ज्वाइनिंग के वक्त गुप्ता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उन्होंने कहा कि आप अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है और भ्रष्टाचार में डूब गई है। भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने तंज कसते हुए कहा है कि आपका आपदा अब भाजपा की ताकत बनेगा। आपको याद दिला दें कि गुप्ता आपके दिल्ली उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विधानसभा की याचिका एवं अनुमान समिति के पूर्व अध्यक्ष और कर्नाटक प्रभारी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आपके कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर चले गए हैं और कुछ छोड़ रहे हैं, और अब राजेश गुप्ता का यह कदम साफ इशारा करता है कि आपके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या ये सिर्फ एक नेता का पलायन है या आपके भीतर गहराए तूफान की पहली दस्तक? दिल्ली की राजनीति में बदलते समीकरणों पर हमारी नजर बनी रहेगी। गुजरात की लाजपोर जेल में बंद रेप के दोषी नारायण साई पर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जेल प्रशासन ने उसकी कोठरी से मोबाइल फोन मिलने पर सचिन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मामला तब सामने आया जब जेलर के नाम पर पैसे वसूली करने वाले एक ठग को पकड़ने के बाद अचानक सभी कोठरियों में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान सेपरेट सेल की कोठरी नंबर 1 से मोबाइल बरामद हुआ है, जिसे दरवाजे के पीछे मैग्नेट से चिपकाया गया था। थैले के भीतर से एक सिम कार्ड भी मिला है। पुलिस ने फोन और सिम जब्त कर लिया है। जांच में पता चला है कि नारायण साई मोबाइल की बैटरी अलग छिपा कर रखता था, जबकि सिम को हमेशा अपने पास रखता था। बैटरी को उसने सिपाही कक्ष में छुपाया था ताकि पकड़े जाने का खतरा कम रहे। एक कैदी ने जेल में इस तकनीकी गड़बड़ी का खुलासा किया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस जांच तेज कर चुकी है और नारायण साई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इस घटना ने लाजपोर जेल की निगरानी प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेल प्रशासन भी अंदरूनी जांच में जुटा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया से इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो जितना अचानक आया उतना ही जोरदार धड़ाम से वायरल हो रहा है। शादी का मंच, दूल्हा दुल्हन और आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी नेता, लेकिन जैसे ही नेताओं ने स्टेज पर कदम रखा अचानक हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हां, भरभरा कर टूट पड़ा पूरा मंच। बीजेपी जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद और विधायक प्रतिनिधि समेत कई नेता एक साथ नीचे जा गिरे। घटना रामलीला मैदान में हुई, जहां स्थानीय बीजेपी नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह और अन्य नेता वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे, स्टेज का संतुलन बिगड़ा और धड़ाम, सभी लोग नीचे गिर पड़े। दूल्हा दुल्हन की कुर्सियां तक नीचे आ गिरी। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, सभी को बस हल्की फुल्की चोटें आई, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। उधर सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है। ट्विटर पर इसे लाखों लोग देख चुके हैं। यूजर इस तरह के मीम्स बना रहे हैं तो कुछ बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए भी दिखे हैं। शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन बलिया की शादी में आशीर्वाद से पहले धड़ाम ने सारी सुर्खियां लूट ली है। स्टेज क्यों टूटा, ओवरलोड या अव्यवस्था, जांच जारी है। गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस बार भारतीय और वैश्विक सिनेमा का शानदार मेल देखने को मिल रहा है, जिसमें रीजनल सिनेमा को भी अहम स्थान दिया गया है। अभिनेता अमित साध ने कहा है कि IFFI दुनिया को जोड़ने वाला मंच है और यहाँ कलाकार अपनी रचनाओं को पूरी स्वतंत्रता के साथ पेश करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनकी फिल्म पुणे हाईवे का यहाँ प्रीमियर हुआ था, जिससे उन्हें फेस्टिवल की ताकत का एहसास हुआ। अमित ने यह भी साफ कहा है कि फेस्टिवल आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने रीजनल सिनेमा की बढ़ती पहुंच और विविध कहानियों को मिलने वाले मंच की सराहना की। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी सराहना करते हुए कहा कि ये फेस्टिवल फिल्मों की रिलीज और दर्शकों तक उनकी पहुंच को आसान बनाता है। उन्होंने बताया कि खासकर रीजनल और कम बजट की फिल्मों के लिए IFFI एक बेहद मजबूत प्लेटफॉर्म है जो कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर देता है।
दोनों अभिनेताओं के करियर पर नजर डालें तो अमित साध ने टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक अपनी खास पहचान बनाई है। काई पोचे, सुल्तान और ब्रीद में उनकी भूमिकाओं को काफी सराहा गया है। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान से लेकर मंटो तक हर शैली में अपने अभिनव का लोहा मनवाया है। दोनों कलाकारों का मानना है कि ऐसे फेस्टिवल भारतीय सिनेमा को नई दिशा देते हैं और विविध आवाजों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।